हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अपने घरों में लॉकडाउन की पालना कर रहे होंगे। साथ ही अपनी स्टडी को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है दिनचर्या को बनाएं। देखिए, मैं जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था उसमें हमने जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस के आधार पर विलयन के जो प्रकार हैं, सॉल्यूशन के प्रकार हैं, वो पढ़ लिए थे। एक बात और मैं बता दूं, मैं आने वाले समय में रीट, आरपी, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जनरल साइंस आती है उनके भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक डालने वाला हूँ। इसके साथ साथ 11th एनसीईआरटी और 12th आरबीएससी के जो टॉपिक हैं वो भी मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगा। देखिए बेटा, इस वक्त जो 10th से 11th में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आएंगे अभी, इसके अलावा जो 12th क्लास है उस 12th क्लास की जो आरबीएससी के अंदर जो चैप्टर हैं वो भी यही हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी का सिलेबस आने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग 11th और 12th वाले बच्चे भी इन वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार हमने बताए। इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा परासरण के प्रकार। तो परासरण के जो प्रकार हैं वो हम आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। देखिए, परासरण के प्रकार। देखिए, दो हमने विलयन के बारे में बताया था। विलयन अल्प परासरी परासरी, अति परासरी एवं समपरासरी। समपरासरी, ये तीन प्रकार के हमने सॉल्यूशन पढ़े थे। आज हम इन्हीं के आधार पर परासरण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखिए, परासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अंतः परासरण। अंतः परासरण, अंतः परासरण, ठीक है, अंतः परासरण। नंबर दो, बहिःपरासरण। बहिःपरासरण। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें एंडोऑस्मोसिस की बात करें तो ये क्या होता है। देखिए, जब किसी जीवित कोशिका को ये जीवित कोशिका है, इसकी ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। इसके जस्ट नीचे हमारे पास में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। और ये जो रिक्तिका का जो आवरण है ये होता है टोर्नोप्लास्ट। टोर्नोप्लास्ट, ठीक है। इसमें भी ये ये हमारे पास में प्लाज्मा झिल्ली और ये हमारे पास में टोर्नोप्लास्ट। देखिए, सबसे पहले अंतः परासरण की बात करें, एंडोऑस्मोसिस की बात करें, तो जब जीवित कोशिका को अल्प परासरी विलयन
इस अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो इस विलयन से विलायक यानी जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे इस कोशिका के रस में विलायक के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। अतः अब मैं बता रहा हूं कि इसका जो अंतःपरासरण होता क्या है। देखिए, अंतःपरासरण होता क्या है? जब किसी जीवित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणुओं का कोशिका में प्रवेश करना, जल के अणुओं का कोशिका में प्रवेश करना अंतःपरासरण कहलाता है, अंतःपरासरण कहलाता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल अगर हम बताएं अंतःपरासरण के, तो जैसे किशमिश होता है, ठीक है, तो किशमिश को अगर हम जल के अंदर डालेंगे, जल में डालेंगे तो किशमिश का फूलना है, वो भी एक अंतःपरासरण की क्रिया है, किशमिश का फूलना। इसके अलावा जो जड़ हैं, ठीक है, जड़ की जो सेल्स हैं मूल रोम में, उनके द्वारा जल का अंदर प्रवेश करना, जल का अंदर प्रवेश करना, ठीक है, ये भी क्या है, एक अंतःपरासरण की प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में परासरण का प्रकार आता है बहिःपरासरण, ठीक है। देखिए, बहिःपरासरण क्या होता है? जब किसी भी कोशिका को, जीवित कोशिका को अगर हम अति पराशरी विलयन में डाल दें, अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन में रखें तो इस कोशिका रस से विलायक के अणु यानी जल के अणु कहां आ जाएंगे? बाहर विलयन में आ जाएंगे, ठीक है। अतः मैं कह सकता हूं, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका रस से जल के अणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिःपरासरण। क्या कहलाता है? बहिःपरासरण, ठीक है। देखिए, बहिःपरासरण के एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि जो अंगूर हैं उनको किसी भी चीनी के घोल या नमक के गाढ़े घोल के अंदर अगर हम रख दें तो उनका अंगूरों का पिचकना क्या है? एक बहिःपरासरण है। यानी कि अंगूरों को अगर हम किसी भी गाढ़े घोल में, अति पराशरी विलयन है उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसके अंदर से केवल जल के अणु बाहर आएंगे, क्योंकि उसके कोशिका रस में जल के अणु ज्यादा है, इसलिए वो बाहर आएंगे, ठीक है, और वो बहिःपरासरण होगा। इसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जब जैसे पेड़ पौधे हैं या कोई पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उनके अंदर जैसे रासायनिक खाद वगैरह ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो उनका मुरझाना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद वगैरह अगर हम किसी पौधे में डाल रहे हैं, ठीक है, तो बाहर जो विलयन होगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी अति पराशरी विलयन हो जाएगा। तो इस वजह से उनकी कोशिकाओं में से, पादप की जो जड़ों की कोशिकाएं हैं उनमें से जल अंदर जाने की बजाय बाहर आने लगेगा, ठीक है, जिसके कारण वो मुरझा जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में परासरण के प्रकार हैं। देखिए, दोबारा से एक बार रिपीट कीजिएगा। परासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अंतःपरासरण एंडोमोसिस, ऑस्मोसिस, और एक बहिःपरासरण एक्सोमोसिस, ठीक है। तो अंतःपरासरण क्या होता है? जब किसी जीवित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका रस से जल के अणुओं का बाहर निकलना, अल्प पराशरी विलयन से जल के अणुओं का कोशिका रस में प्रवेश करना, तो क्या कहलाता है? अंतःपरासरण, ठीक है। जैसे एग्जांपल, किशमिश का जल के अंदर फूलना, ठीक है। इसके अलावा जो मूल रोम्स हैं उन मूल रोम्स के द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है, ये अंतःपरासरण द्वारा होता है। इसके अलावा हम बात करें बहिःपरासरण की, दूसरा हमारे पास में है बहिःपरासरण, ठीक है। तो जब जीवित कोशिका को किसी अति पराशरी विलयन में, ध्यान रहे,
किसी अति पराशरी विलयन के अंदर हम रखेंगे, ठीक है, तो कोशिका रस से जल के अणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाता है, बहिः परासरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अंगूर को अगर चीनी के घोल में रखेंगे या फिर शर्करा उसके नमक के घोल में रखेंगे तो अंगूर का पिचकना। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए रासायनिक खाद वगैरह ज़्यादा दे देना या खेतों के अंदर ज़्यादा हम रासायनिक खाद दे दें तो डाल दें तो जिसकी वजह से जो है इनका जो है बहिः परासरण हो जाता है कोशिकाओं का, जिसकी वजह से वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में परासरण के प्रकार हो गए। अब इससे जस्ट अगला वाला जो टॉपिक है परासरण है, इसका क्या महत्व है, परासरण का महत्व। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ परासरण, परासरण का महत्व क्या है वो देखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, महत्व के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। देखिए परासरण का महत्व, परासरण का महत्व देखिए। नंबर 1 बात करें तो जड़ों के अंदर, पादप के अंदर जो जड़ है उन जड़ों में जो मूल रोग है, मूल रोग, ठीक है, मूल रोग, जैसे ये हमारे पास में एक रूट है, जड़ है, इसके ऊपर इस प्रकार के धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, तंतु में स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये कहलाती हैं मूल रोम, मूल रोम। ठीक है, इन मूल रोम्स के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो अवशोषण किसके द्वारा होता है, परासरण द्वारा। अभी हमने बताया अंतः परासरण के अंदर, ठीक है, मूल रोम्स के द्वारा जल का अंदर प्रवेश करना एक अंतः परासरण है, तो ये परासरण के द्वारा ही इन मूल रोम्स के द्वारा जल का अवशोषण होता है। साथ में देखिए अवशोषित जो जल है, अवशोषित जल का पूरे पादप के अंदर परिवहन, देखिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर, मैं बात करूं यहां पर इस प्रकार से, देखिए ये कोई प्लांट है, यहां एक पत्ती है, ठीक है, तो यहां जड़ से अवशोषित जो जल है वो जल, यहां कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से सटी हुई इस प्रकार से, और ये इसके अंतिम भाग तक की बात करें या इधर इसके अंतिम भाग तक की बात करें तो यहां से अवशोषित जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है, या परासरण द्वारा ही जल का परिवहन होता है। देखिए किस प्रकार से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल जाता है, जल यहां तक कैसे पहुंचता है, परासरण द्वारा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है हम विभिन्न प्रकार के जो दाब उत्पन्न होते हैं कोशिकाओं के अंदर उनके द्वारा समझाएंगे, जो अगले टॉपिक के अंदर हम उनको समझाने वाले हैं। जो कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जो दाब लगते हैं, प्रेशर लगते हैं, उनके द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहां बस केवल इतना समझे कि जो जल अवशोषित जल है, मूल रोम्स के द्वारा जो अवशोषित जल है वो परासरण के द्वारा अवशोषित होता है, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो परिवहन होता है जल का, ठीक है, वो भी किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा। ठीक है, दूसरा जो महत्व हम देखें परासरण का, नंबर 2 हम बात करें परासरण की, तो जो रंध्र होते हैं, रंध्र, ठीक है, स्टोमेटा, जो पत्तियों के अंदर अधिचरण के अंदर जो रंध्र होते हैं, जो मोस्टली प्लांट्स के अंदर दिन के समय खुले होते हैं, रात्रि के समय बंद होते हैं, ये जो रंध्र हैं इनमें ये रक्षक सेल्स हैं, ठीक है, ये सहायक सेल्स हैं, या इनको हम द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं का फूलना और सिकुड़ना ये रंध्रों को खुलने और बंद होने की जो गति है उसको निर्धारित करता है। तो इनका फूलना और सिकुड़ना भी किस पर आधारित है, परासरण पर। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि परासरण द्वारा रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया है
उसको भी कौन नियंत्रित करता है? परासरण की क्रिया है जो नियंत्रित करती है। ठीक है, परासरण नियंत्रित करता है। अगर हम नंबर 3 बात करें, परासरण के महत्व की बात करें, ठीक है, तो देखिए जो तरुण कोशिकाएं हैं, तरुण कोशिकाएं यानी नई कोशिकाएं, उनका जो विकास होता है, उनके अंदर जो वृद्धि होती है वो भी परासरण द्वारा ही होती है। ठीक है, इसके अलावा पुष्प हैं, फल हैं, पत्तियां हैं, इनका आकार बढ़ना, इनमें स्फीति उत्पन्न होना, ठीक है, स्फीति का मतलब है फूलना, ठीक है, इनका आकार बड़ा होना, ठीक है, ये परासरण के कारण ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी कोशिका के अंदर से जल बाहर आ रहा है तो वो कोशिका सिकुड़ रही है, और अगर उसमें जल अंदर जा रहा है परासरण द्वारा तो वो फैल रही है। ठीक, तो कोशिकाओं के अंदर जब जल प्रवेश करेगा परासरण के द्वारा तो पुष्प हैं वो फैलेंगे, ठीक है, फल आकार बढ़ेगा उनका, पत्तियां हैं वो भी स्फीत अवस्था में रहेंगी, फैली हुई अवस्था में रहेंगी परासरण के कारण। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें परासरण का महत्व, जैसे हिमीकरण होता है, हिमीकरण, ठीक है, जैसे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की बात करें ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझे, जैसे टेम्परेचर, जब वातावरण का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है उस स्थिति में कई बार फसली पौधे होते हैं, आपने देखा होगा, और भी पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं या पूरा पौधा ही सूख जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उनके अनुकूलित टेम्परेचर से कम होने के कारण उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो जीव द्रव्य है उसका फ्रीजिंग हो जाता है, यानी हिमीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इस हिमीकरण को बचाने के लिए, ठीक है, भी परासरण सहायक होता है। अगर कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा परासरण के द्वारा प्रवेश करेगी और उनके अंदर मान लीजिए जल ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, तो उनका हिमीकरण नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा शुष्कन, शुष्कन की बात करें, ठीक है, शुष्कन और हिमीकरण इन दोनों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है परासरण, पादप को हिमीकरण और शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में परासरण का क्या है, महत्व है। मोस्टली हमने प्लांट्स के अंदर परासरण के महत्व देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन की बात करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और एक बात और ध्यान रहे, वीडियो के आधार पर जो इम्पोर्टेंट्स आउटलाइन बन रही हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें, ताकि कंपटीशन के अंदर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल बन सके। ठीक है, थैंक यू।